हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे अपने वीडियोस में, क्लास में, गुप्त साम्राज्य की। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रशासनिक विभाजन की बात की थी। ओके, आज बात करेंगे सिक्कों के और चित्रकला की। समय मिला तो आर्ट में मंदिर निर्माण की बात करेंगे। तो जो गुप्त प्रशासन की बात कर रहे थे उसमें हमने प्रशासनिक विभाजन नहीं देखा था। आज जो देखेंगे वो देखेंगे प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में जो प्रशासनिक विभाजन है, यानी प्रशासनिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन में क्या आएगा कि प्रशासन चलाने के लिए विभाजन कैसे किया गया पूरे साम्राज्य का। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य में पूरे साम्राज्य को क्या कहते थे? राष्ट्र कहते थे या साम्राज्य ही कहते थे। ठीक है, राष्ट्र या साम्राज्य। उसके नीचे की जो इकाई थी वह भुक्ति थी या अवनी। भुक्ति और अवनी। भुक्ति क्या थी? आज की बात करें तो प्रांत था, और भुक्ति से नीचे या नीचे की जो इकाई थी प्रशासनिक इकाई, अवनी से नीचे की वह थी विषय। विषय यानी जिला। जिले से नीचे की जो इकाई थी प्रशासनिक इकाई वह थी विधि, जिसे हम क्या आज के तहसील के रूप में जान सकते हैं। विधि के नीचे की जो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासनिक इकाई वह थी ग्राम। ओके, ग्राम। लेकिन विधि, तहसील और ग्राम के मध्य एक और इकाई मिलती है जो गांवों से थोड़ी बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, जिसे पेठ कहते हैं। पेठ कहते थे। ठीक है, तो इसको क्रम वाइज हम देख लेते हैं यहां पर। तो संपूर्ण जो विभाजन है वह है क्या? साम्राज्य या राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, साम्राज्य या राष्ट्र। इसके नीचे की जो इकाई थी वह क्या थी? भुक्ति। भुक्ति या अवनी। ठीक है, भुक्ति या अवनी, जिसे तहसील कहते थे। सॉरी, भुक्ति या अवनी प्रांत कहलाते थे। ओके, और भुक्ति या अवनी किसमें बटे हुए थे प्रशासनिक इकाई में? वह थे विषय। विषय। विषय किसमें बटे थे? विधि में, यानी तहसीलों में। विषय यानी जिलों में। और सबसे नीचे क्या था? सबसे प्रशासनिक छोटी इकाई जो थी वह थी ग्राम। ठीक है, तो इस तरह विभाजन था पूरे प्रशासन का। साम्राज्य, भुक्ति या अवनी यानी प्रांत, विषय यानी जिले, विधि यानी तहसील, ग्राम यानी गांव। ठीक है, लेकिन इसके मध्य में, इन दोनों के मध्य में एक और क्या प्राप्त होता है हमें? इकाई, प्रशासनिक इकाई, पेठ। ठीक है, पेठ, जो ग्राम से क्या है? बड़ी इकाई थी। तो ये प्रशासनिक विभाजन था गुप्तों के समय। और जो प्रशासनिक विभाजन है ये क्या था? अत्यधिक विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, मौर्यों की अपेक्षा क्या है? अत्यधिक विकेंद्रीकृत है यह प्रशासनिक विभाजन। ओके, तो साम्राज्य या राष्ट्र में तो जो प्रमुख होगा यानी कि राजा ही होता था। ठीक है, गुप्त सम्राट। भुक्ति में जो या प्रांत में जो हम बात कर रहे हैं, प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उनको क्या कहते थे? उपरिक। क्या कहते थे इन्हें? उपरिक। इसमें जो प्रशासक होता था वह कहलाता था उपरिक। याद रखेंगे, ये क्या है? प्रशासक। ठीक है, विषय में जो प्रशासक है वह विषयपति। विधि यानी तहसील। तहसील में बहुत सारे प्रशासकों की नाम की जानकारी मिलती है विधि में, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, साकवाह
और कुलीक, ये 3 नाम मिलते हैं तहसील में। तो इसमें हम साकवाह लिख लेते हैं, साकवाह, ठीक है। नगर श्रेष्ठी भी हो सकता है और कुलीक भी। ग्राम स्तर पे जो थे, ग्राम स्तर पर एक तो ग्राम पति था, ठीक है। प्रशासनिक इकाई या प्रशासन जो देखे जाता था ग्राम द्वारा, वह कौन था? एक ग्राम पति, ठीक है। ग्राम पति क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित था। किसके द्वारा? पब्लिक द्वारा निर्वाचित था। जनता द्वारा निर्वाचित, ओके। और एक दूसरे अधिकारी का नाम मिलता है महत्तर। किसका? महत्तर, ओके। महत्तर क्या था? या केंद्र सरकार द्वारा क्या था? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता था। और 72 में वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे गांव के, ठीक है, प्रशासनिक इकाई के। और उनका काम क्या था? कि जो भी जमीन का हस्तांतरण हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसकी सूचना इनको दी जाती थी 72 को, ठीक है। तो ये तो विभाजन हो गया साम्राज्य का, राष्ट्र में, भुक्ति यावनी में, विषय में, विधि में और ग्राम में, ठीक है। और द्वितीय ग्राम के मध्य पेट था, पेट के बड़ी इकाई थी ग्राम से रिलेटेड। तो ये प्रशासनिक विभाजन है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्रम वाइज कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गुप्तों का, चोलों का, मौर्यों का भी, सभी जितने भी शासक वर्ग रहे हैं। तो ये प्रशासनिक विभाजन है गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, ओके। प्रशासनिक विभाजन। अब बात करेंगे हम किसकी? गुप्तकालीन सिक्कों की। किसकी? सिक्कों की, ओके। गुप्तकालीन सिक्कों की बात करेंगे हम। सिक्के। गुप्तकालीन मेनली तो 4 सिक्के मिलते हैं, 4 प्रकार के सिक्कों की बात होती है, सोना, चांदी, तांबा और मिश्रित प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन से सोने के सिक्के थे उसकी बात करते हैं हम। सोने के सिक्के। सोने के सिक्के में दीनार जो 144 ग्रेन का था, ठीक है, दीनार चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाया गया था, दीनार, ओके। कौन कौन से? दीनार, पहत, दीनार, पहत, ठीक है, निष्क, हिरण्य, निष्क, हिरण्य, ठीक है, निष्क, हिरण्य, ठीक है। दिनार, पहत, निष्क, हिरण्य, पल और सुवर्ण। कौन सा? पल और सुवर्ण, ठीक है। ये सोने के सिक्के थे गुप्त काल के समय। याद रखेंगे ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ सकता है क्वेश्चन क्या कि पहत किस प्रकार का सिक्का था, पल किस प्रकार का सिक्का था, ठीक है। अगला जो सिक्के की बात करेंगे हम, चांदी के। किसकी? चांदी। चांदी के सिक्के में मेनली कौन 3 प्रकार के सिक्कों के नाम मिलते हैं? शतमान, पण और रूपक। कौन कौन से? शतमान, पण, रूपक, या इसको रूप पे भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के सिक्के कैसे थे?
चांदी के सिक्के थे। गुप्त काल के समय चांदी के सिक्के, शतमान, पर्ण और रूपक। ओके, नेक्स्ट जिन सिक्कों की बात करेंगे हम वो है तांबे का। तांबे के सिक्कों में धरण और काकड़ी, धरण और काकड़ी, धरण काकड़ी, ठीक है। लास्ट मिश्रित सिक्के, जो मिश्रित प्रकार के थे, सोना चांदी तांबा सब मिलाकर बनाया जा रहा है। कौन से सिक्के थे मिश्रित प्रकार के सिक्के? रूप्य, रूप्य। किसका किसका मिश्रण था यह? चांदी, तांबा और कोई एक धातु, चांदी प्लस तांबा प्लस कोई धातु मिलाकर बना लेते थे। टिन मिला लिया, ठीक है, इस टाइप धातु को मिलाकर। तो ये सिक्कों की बात हो गई हमारी गुप्त काल में सोने के, चांदी के, तांबे के मिश्रित सिक्के, ठीक है। इसके अलावा एक और मुद्रा थी जो आम लेन देन के लिए प्रयोग होती थी, क्रय विक्रय के लिए प्रयोग होती थी। इसकी बात हमने पहले भी की थी। उसका क्या नाम था? कौड़िया। कौड़ियों में क्या है? उसका आम लेन देन के लिए, क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। ये तो हमारी बात हो गई सिक्कों की, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम, सिक्कों का प्रकार भी पूछता है कि इस प्रकार के सिक्कों के किसने चलाया, जैसे कि अश्वमेध प्रकार के, धनुधारी प्रकार के, सिंह निहंता प्रकार के, अश्वारोही प्रकार के, छत्रधारी प्रकार के, ठीक है। इस प्रकार के सिक्कों को किसने चलाया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्या, सिक्कों के प्रकार। अश्वमेध प्रकार के लगभग सभी ने चलाया, जैसे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है। अश्वमेध प्रकार के सिक्के, अश्वमेध यज्ञ किया था। ओके, सिक्कों के प्रकार की बात करेंगे हम। सिक्कों के प्रकार, ठीक है। सिक्कों के प्रकार, सिक्कों के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय की। चंद्रगुप्त समय ने एक ही प्रकार के सिक्के चलाए थे। वह कौन से थे? पहला, फर्स्ट जो बात करें हम, फर्स्ट विवाह प्रकार के। कौन से? विवाह प्रकार के, विवाह प्रकार किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन पूछता है विवाह प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो उसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो बात करेंगे हम, दूसरे नंबर के शासक कौन आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बहुत कई प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे अश्वमेध, ठीक है। प्रकार नहीं लिखेंगे, अश्वमेध, वीड़ा, ठीक है। अश्वमेध, वीड़ा, व्याघ्र हनन। व्याघ्र हनन यानी बाघ का हनन करना या मारना, शिकार करना, व्याघ्र हनन। गरुड़, गरुड़ यानी कि सिक्कों पर गरुड़ ध्वज अंकित होता था, ठीक है।
और व्याघ्रहनन सिक्कों पर क्या है, धनुष बाण लिए शिकार करते हुए क्या है, राजा की छवि होती थी, आकृति होती थी। वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की आकृति थी। अश्वमेध यज्ञ यानी यज्ञ से बधा हुआ घोड़ा होता था, उसकी आकृति होती थी सिक्कों पर। तो अश्वमेध, वीणा, व्याघ्रहनन, गरुड़ हो गया, धनुर्धारी, परशु और लक्ष्मी। धनुर्धारी, परशु और लक्ष्मी आकृति के सिक्के किसने चलाए थे ये सिक्के? अश्वमेध, वीणा, व्याघ्रहनन, गरुड़ ध्वज की, धनुर्धारी धनुष बाण लिए हुए, परशु बाएं हाथ परशु लिए हुए और एक लक्ष्मी की आकृति। समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त याद रखेंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। बात कर लेने से अश्वमेध में यज्ञ में घोड़ा बधा हुआ आकृति। अगले जो बात करेंगे हम, अगला जो शासक आएगा समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आता तो रामगुप्त भी है, लेकिन अभी क्या है, उसके प्रकार के सिक्के नहीं प्राप्त है। तो थर्ड की बात करेंगे हम। थर्ड तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए? सिंह निहंता, यानी सिंह को मारने वाला, यानी कि धनुष बाण लिए हुए सिंह का शिकार करते हुए आकृति किस पर है? जिन सिक्कों पर है उसे क्या कहते हैं? सिंह निहंता। अश्वारोही, यानी कि घोड़े पर बैठा हुआ, आरोह मतलब चढ़ा हुआ, राजा की आकृति क्या है? वह सिक्के हैं अश्वारोही, ठीक है। छत्रधारी, यानी कि राजा यज्ञ कर रहा है, खड़े होकर आहुति दे रहा है और पीछे एक नौकर क्या है? छाता लिए हुए खड़ा है। ओके, उसको छाता दिखा रहा, धूप ना लगे। छत्रधारी, इस प्रकार की आकृतियां क्या सिक्कों पर अंकित है, तो हो गया क्या? छत्रधारी। पर्यंक यानी पलंग, ठीक है, पर्यंक किसका पर्यायवाची है? पलंग का। पढ़े होंगे आरोह के लिए, यानी कि वेशभूषा धारण करते हुए, राजशाही वेशभूषा धारण करते हुए, ज्वेलरी हाउस बने हुए, यानी ज्वेलरी हाउस यानी आभूषण पहने हुए पलंग पर क्या बैठा हुआ है राजा, वो आकृति सिक्कों पर क्या अंकित की गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी आएगा क्या? धनुर्धारी, धनुष बाण लिए हुए, धनुर्धारी, ठीक है, धनुर्धारी कौन है? इसकी बात कर रहे हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड। अगला बात करेंगे हम किसकी? चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद कौन आता है? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त सेकेंड भी तो हमने बात की थी, सेकेंड लास्ट शासक परवर्ती गुप्त शासकों में, ठीक है। अश्वमेध प्रकार, अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है। अश्वमेध किया था कुमारगुप्त ने भी। अश्वमेध, मयूर, कार्तिकेय, अश्वमेध का बता ही दिया गया। मयूर यानी कि मयूर को क्या है? भोजन खिलाते हुए राजा की आकृति, और दूसरे पृष्ठ पर क्या है? मयूर वाहन पर बैठे हुए, वाहन किसका है? कार्तिकेय का आकृति होती थी, ठीक है, मयूर। अगला कार्तिकेय, कार्तिकेय की छवि होती थी इस पे, मयूर पर बैठे हुए। और गजारोही मतलब हाथी पर बैठा हुआ राजा की छवि, गजारोही।
ठीक है, यह किसने चलाया था? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, याद रखेंगे सब। और लास्ट जो शासक, लास्ट नहीं है, गुप्त शासक, ओके, स्कंद गुप्त की बात कर रहे हैं, परवर्ती गुप्तों से पहले स्कंद गुप्त। इसने सिर्फ एक चलाया था वृषभ शैली के सिक्के, वृषभ शैली यानी कि बैल। ठीक है, सिक्कों पर बैलों की आकृति, किसके सिक्के थे? स्कंद गुप्त के। ठीक है, वृषभ शैली के सिक्के, वृषभ मतलब बैल, बैल क्या है? बैल की आकृति का सिक्का किसे चलाया था? स्कंद गुप्त ने। ये सारे जितने प्रकार के सिक्के हैं उसको याद रखेंगे। कुछ कॉमन में से अश्वमेध यहाँ पर भी है, कुमारगुप्त समुद्रगुप्त पर भी है, धनुर्धारी और धनुर्धारी चंद्रगुप्त द्वितीय भी है और समुद्रगुप्त भी है। ठीक है, बाकी तो लगभग सब अलग ही है। ओके, तो ये तो हो गया सिक्कों के प्रकार। ठीक है, सिक्कों के प्रकार की बात की हमने, कौन कौन से सिक्के चलते थे, नाम क्या थे, प्रशासनिक विभाजन की बात की। अगला जो बात करेंगे हम आर्ट में, कला में, ठीक है, किसकी? मंदिर। क्योंकि कला में क्या है, गुप्त साम्राज्य का जो काल रहा है उसको स्वर्ण युग करते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्या है, महत्वपूर्ण विकास होता है, उत्कृष्ट विकास होता है, इसे क्या स्वर्ण युग कहते हैं इसको। तो हम मंदिर निर्माण कला की बात करेंगे, मंदिर की। ठीक है, कौन कौन से मंदिर का निर्माण, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के नाम रखेंगे, नाम देखेंगे। टेम्पल की, मंदिर निर्माण का जो शुरुआत हुई, ओके, मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई या मंदिर कला का जो जन्म हुआ नागर शैली में, ठीक है, वह गुप्तों के समय हुआ। उसके पहले मंदिर निर्माण की जानकारी प्राप्त नहीं होती। याद रखेंगे, मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ? गुप्त काल में। ओके, मंदिर निर्माण कला शैली का जन्म कब हुआ? गुप्त समय में हुआ। ठीक है, और वो भी किस? नागर शैली। मंदिर निर्माण की शैली जब पढ़ेंगे तो नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, साउथ में द्रविड़ शैली चलती है। ठीक है, कृष्णा नदी के नीचे और कृष्णा और गोदावरी के बीच में क्या? बेसर शैली, यानी बेसर यानी कि नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स हो। इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तो देखकर नागर शैली में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में होता है। नागर शैली में क्या होता है? मंदिर बनाया जाता है, एक गर्भगृह बनाया जाता है, गर्भगृह में देवता को स्थापित किया जाता है, और ये जो मंदिर बनता है एक चबूतरे पर बनता है, और मंदिर पर चढ़ने के लिए इन चबूतरों के चारों तरफ क्या है? सीढ़ियाँ होती थी, और इसका जो छत होता था वह सपाट होता था। ठीक है, लेकिन बाद में देखते हैं क्या, गुप्त साम्राज्य के बाद में इसमें शिखर भी बनते हैं। ठीक है, शिखर भी बनाया गया है सपाट छतों के ऊपर। ओके, एक प्रांगण होता था, प्रांगण में और भी देवी देवताओं की मूर्तियों स्थापित की जाती थी, मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो नागर शैली में है। अयोध्या का जो मंदिर आज बना है वो भी क्या है? नागर शैली में ही है। सभा भवन से होकर गुजरते हैं, ठीक है, सीढ़ी पर चढ़कर। तो ये होता है नागर शैली के कुछ फैक्ट्स थे। ओके, अब बात करते हैं टेम्पल की। टेम्पल्स क्या क्या बने, जो महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं उसका बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला टेम्पल, ठीक है, जो गुहा मंदिर भी है, गुहा यानी
गुफा के अंदर, वह उदयगिरी। कौन सा है? उदयगिरी। उदयगिरी गुहा मंदिर। उदयगिरी कहाँ है? विदिशा। विदिशा कहाँ है? एमपी में। ठीक है, उदयगिरी का मंदिर या उदयगिरी गुहा मंदिर भी कहते हैं। अभी बौद्ध गुहा मंदिर भी आएगा चित्रशाला में। क्या खासियत है इस उदयगिरी विदिशा मंदिर में? यहां विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। ठीक है, और इस विष्णु मंदिर में यानी कि गुहा मंदिर में, उदयगिरी के गुहा मंदिर में यानी कि गुफा में जो विष्णु मंदिर है उसमें विष्णु की मूर्ति है, लेकिन किस रूप में है? वराह अवतार की मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। ठीक है, वैष्णव धर्म जब हम पढ़ रहे थे तो वराह अवतार की बात की थी हमने कि पृथ्वी को किस तरह समुद्र से निकाला गया था विष्णु द्वारा वराह अवतार लेके। ठीक है, वराह का मतलब सुअर। ठीक है, और इसका निर्माण जो कराया गया चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा कराया। किसके द्वारा कराया गया निर्माण? वीरसेन। ठीक है, वीरसेन द्वारा कराया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था वीरसेन। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो मंदिर है दूसरा, भीतर गांव। भीतर गांव कहाँ है? कानपुर में भीतर गांव मंदिर। ठीक है, भीतर गांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, यूपी में कानपुर, लिख ही लो। ओके, किसका मंदिर है यह? भीतर गांव मंदिर वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, विष्णु का। और भीतर गांव मंदिर केवल क्या है? ईंटों का निर्माण किया गया था। ठीक है, गुप्त काल में जो नागर शैली में मंदिर बने वह छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से बने थे, लेकिन जो भीतर गांव का मंदिर है वह केवल ईंटों का है। किसका है? केवल ईंटों का। केवल ईंटों से निर्मित है। एक और मंदिर है जो केवल ईंटों से निर्मित है। ओके, कौन सा? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ओके, अगला जो मंदिर आएगा नाम वो आएगा सिरपुर। सिरपुर का मंदिर। ठीक है, सिरपुर का मंदिर किसका है? लक्ष्मण का है, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, यह भी क्या है? केवल ईंटों से निर्मित है। दो मंदिर ऐसे हैं जो केवल क्या है? ईंटों से निर्मित है। अभी तक इनमें क्या है? शिखर का यूज नहीं हो रहा, सपाट ही है। लेकिन अगला जो मंदिर हम लिख रहे हैं देवगढ़ यानी झांसी का मंदिर, दशावतार मंदिर, विष्णु के दशावतार का वर्णन है इसमें। वह किसका उसमें शिखर प्राप्त होगा? दशावतार। तो दशावतार मंदिर कहां है? झांसी में है। ठीक है, कहां है? झांसी। दश अवतार विष्णु के, दशावतार मंदिर। इसमें शिखर का पहला उदाहरण इसमें मिलता है। शिखर
चोटी शिखर का पहला उदाहरण है इसमें, यानी कि शिखर का निर्माण होता है इसमें। और इस शिखर की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। कितनी है ऊंचाई? 12 मीटर ऊंचाई। ओके, तो पहला जो शिखर का उदाहरण प्राप्त होता है शिखर निर्माण का जिस मंदिर में हुआ है, कौन सा? दशावतार मंदिर झांसी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, अगला जो बात करेंगे हम, भूमरा। भूमरा कहां है? एमपी में है भूमरा। ठीक है, भूमरा। भूमरा का मंदिर, भूमरा का मंदिर एमपी में है। और यहां पर किसका मंदिर है इस जगह पर? अभी तो तुम वैष्णव धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन यह क्या है? शिव मंदिर है। याद रखेंगे, गुप्त वैष्णव धर्मावलंबी हैं, लेकिन क्या है? धर्म निरपेक्ष हैं, धर्म सहिष्णु हैं। शिव मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि आगे जब चित्रकला पढ़ेंगे यहाँ देखिए शिव मंदिर भी मिल रहा है। चित्रकला जब पढ़ेंगे तो बौद्धों का भी है निर्माण, 16-17 नंबर गुफा में अजंता में, बाग में भी है बौद्धों का। ठीक है, तो गुप्त क्या है? वैष्णव धर्मावलंबी है, लेकिन धर्म सहिष्णु भी है। ओके, शिव मंदिर मिला भूमरा का मंदिर एमपी में। नचना कुठार मंदिर, भूमरा यानी नागौद जिला है एमपी में, वहां पर है नागौद में। अगले जो मंदिर की बात करेंगे, नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर, ये भी एमपी में है। ठीक है, नचना कुठार मंदिर में किसकी है? मूर्ति है। किसका मंदिर है यह? यह मंदिर है एक देवी का। तो वैष्णव धर्म को मानते हैं, तो देवी कौन सी होंगी? गलत सोच रहे हैं, लक्ष्मी नहीं है। किसकी है? शिव पत्नी पार्वती मंदिर। ठीक है, नचना कुठार में किसका मंदिर है? पार्वती, पार्वती मंदिर। ओके, लास्ट एक और है। ठीक है, खोर, ये भी एमपी में है। मैक्सिमम मंदिर जो मिले हैं कहाँ है? एमपी में। साम्राज्य इनका मगध, यूपी, एमपी। ठीक है, खोह मंदिर, खोह मंदिर भी कहाँ है? एमपी में है। किसका मंदिर है खोह मंदिर में? खोह में किसकी मूर्ति है? शिव की। शिव मंदिर है ये, भगवान शिव का। ठीक है, तो गुप्त क्या है? धर्म सहिष्णु है। ओके, ये तो बात हो गई आज हमारे किसकी? मंदिर निर्माण की। ओके, मंदिर निर्माण याद रखेंगे, मंदिर जो बनाए गए हैं छोटे छोटे ईंटों से और पत्थरों से बनाए गए हैं। और 2 जगह के मंदिर क्या है? भीतरगांव और सिरपुर के मंदिर केवल और केवल ईंटों से बने हैं। ओके, और याद रखेंगे कि मंदिर निर्माण की जो कला की शुरुआत हुई, जो मंदिर निर्माण का जन्म हुआ, वो गुप्त काल में ही हुआ और नागर शैली में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल बात करेंगे चित्र कला की। ओके, चित्रकला की, जैसे अजंता की गुफा, बाघ की गुफा, एलोरा की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।